हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, 11th क्लास में आपको इंडिविजुअल पेपर आता है 70 मार्क्स का। ठीक है, सेपरेट पेपर फॉर केमिस्ट्री, फॉर फिजिक्स एंड फॉर बायोलॉजी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आपने केमिस्ट्री में एंटर करना है तो आपको बेसिक कंसेप्ट सीखने बहुत ही जरूरी रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है हम देखते हैं। देखो बच्चों, केमिस्ट्री उन सब मटेरियल्स की स्टडी है जिनसे यूनिवर्स बनता है। ठीक है, और जब वो मटेरियल में कुछ चेंज आता है उनकी भी स्टडी केमिस्ट्री के अंडर ही हम करते हैं। देखो, जो पूरा यूनिवर्स है वो डार्क एनर्जी और मैटर का बना है। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे मैटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में मैटर डिस्कस किया है। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाई मास। जो भी चीज जिसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो मैटर है। ठीक है, मैटर की अगर हम एग्जांपल देखें तो पेन, ठीक है, पेंसिल होगी, दिस व्हाइट बोर्ड हो गया, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हो गए। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन से। ठीक है, सब मैटर के बने हैं। ठीक है, तो मैटर को डिस्कस करना, मैटर को जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो मैटर के कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके, सो बेसिकली केमिस्ट्री हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी के बारे में बताता है। तो केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ओके, ओके बच्चों, आफ्टर अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नाम सुनो, आपके माइंड में एक ख्याल आना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, एटम्स कैसे दिखते हैं, एटम्स का वेट क्या है, अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे आंसर्स आपको ये चैप्टर देगा। ठीक है, सो अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स या मैटर के बेसिस पे केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच मैटर अंडरगोज and the laws governing that changes. Okay, हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। देखो, स्कोप में हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री कौन कौन सी ब्रांचेस में अप्लाई हो रही है। देखो बच्चों, आपको जान के ये बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा कि जो केमिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में हमें अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रही है। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया है कि जो मैटर है, ठीक है, मैटर टाइनी पार्टिकल एटम का बना हुआ है। ठीक है, मेन बात यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें सिर्फ 114 टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और ये 114 टाइप्स ऑफ एटम्स डिफरेंटली अरेंज होके डिफरेंट मैटर्स बना रहे हैं। ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट सिर्फ 114 एटम्स ही प्रेजेंट है, उनमें से ही कोई एटम, 1-2 एटम प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वुड की बात कर लें, ठीक है, वुड में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये 3 एटम से वुड बन रही है। ठीक है, अगर मान लो हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और थोड़े बहुत और भी एटम्स हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि 114 एटम्स से पूरे यूनिवर्स का मैटर बना है। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, सबसे पहले एग्रीकल्चर। देखो बच्चों, एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री ने बहुत सारे इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स दिए हैं। ठीक है, जो हमारी जो यील्ड है क्रॉप की वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, है ना, इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स।
ओके, अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में देखो बच्चों, केमिस्ट्री ने बहुत सारी ड्रग्स दी हैं, बट यहाँ पे हम कुछ ऐसे ड्रग्स मेंशन करेंगे जिनकी वजह से हमने एड्स ऐसी डिजीज को भी कंट्रोल कर लिया है। अब देखो, केमिस्ट्री ने हमें सिस्प्लैटिन और टेक्सोल जैसी ड्रग्स दी हैं जो ट्रीट कर रही हैं कैंसर को, ठीक है, कैंसर थेरेपी में वो यूज आ रही है, ठीक है। और एड्स के लिए केमिस्ट्री ने एक ड्रग दी है, दैट इज अजाइडोथाइमिडीन। दिस इज टू ट्रीट एड्स, ठीक है। ओके, इसको AZT भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर में देखो, जो हमारे कंप्यूटर्स में सिलिकॉन चिप होती है जिसपे सारे सर्किट्स होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर वर्क करता है, वो भी हमें केमिस्ट्री ने दिया। ओके, बहुत सारे नए मटेरियल्स भी केमिस्ट्री ने दिए, ठीक है, लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स हो गए। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स बच्चों डेटा ट्रांसमिशन के लिए होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस आपने डेटा ट्रांसमिट करना है तो आप ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, और इन्होंने माइक्रो अलॉयज दिए हैं। माइक्रो अलॉयज का क्या काम है? माइक्रो अलॉयज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है, उनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। ओके, और केमिस्ट्री ने क्या दिया है? कंडक्टिंग पॉलीमर्स दिए हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स का क्या मतलब है कि ऐसे पॉलीमर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सिरामिक्स दिए हैं जो लेबोरेटरी में जो लाइटर वेट के जो एटम्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन, उसको आइडेंटिफाई करने में यूज आता है, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स। ओके, अब देखो, और केमिस्ट्री का हमें इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से भी केमिस्ट्री बचा रही है हमें। देखो बच्चों, जो CFCs हैं, हमें पता है CFCs से जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है ना। ओजोन डिप्लीशन को भी बहुत सारे केमिस्ट्री ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं। स्टिल बच्चों, बहुत सारे ऐसे गोल्स अभी पेंडिंग है जो हमारे केमिस्ट के लिए चैलेंज है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ केमिस्ट्री। देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ऐसी कुछ गैसेस हैं जो हमारे अर्थ में ट्रैप हो रही हैं, हीट ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो दिन ब दिन उसका जो टेम्परेचर है वो वार्म हो रहा है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी केमिस्ट ही बताएंगे। उसका सॉल्यूशन भी जो केमिस्ट के लिए एक मेजर गोल रहेगा फ्यूचर में। ओके, जो एंजाइम्स हैं उनको लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, वो भी फ्यूचर गोल है। ओके, एक्सोटिक मटेरियल की सिंथेसिस, एक्सोटिक मटेरियल में ऐसे परफॉर्मेसेबल अलॉयज आएंगे, ठीक है, जो बहुत ही एप्लीकेशन है जिनकी। ऐसे कुछ फ्यूचर चैलेंजेस हैं। हमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव केमिस्ट की जरूरत है, ठीक है। हो सकता है कल को आप में से ही कोई एक केमिस्ट बन जाए और इन सब चीजों का सॉल्यूशन निकाल दे। आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है। कोई अगर आपको उसमें डाउट है तो आपने मेरे को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, नेचर ऑफ मैटर पे आते हैं। देखो, मैटर हमने डिस्कस किया है, कोई भी चीज जिसका कुछ मास है या उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए मैटर। ओके, एग्जाम्पल देख लो, एवरीथिंग अराउंड अस, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ह्यूमन बीइंग, क्यूब ऑफ शुगर, आयरन रॉड, सब कुछ मैटर के अंदर आ रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, मैटर की पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे। दो तरह से मैटर को क्लासिफाई किया है आपकी बुक में। फिजिकल क्लासिफिकेशन है एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर 3 टाइप्स का है। और मैटर देखो कौन कौन सा है, हमें पता है, सॉलिड है, ठीक है, वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ओके, सबसे पहले तो सॉलिड पे आते हैं। सॉलिड क्या होता है बच्चों? हमें पता है जो रिजिड मटेरियल सॉलिड है, ठीक है, पेन, पेंसिल,
ठीक है। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है जो आप पेपर में लिख सकते हो? देखो, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड नाउ, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सॉलिड इज हार्ड, रिजिड, ये सब चीजें छोटी क्लासेस में रह गई हैं। अब अगर आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे, इनका आपने इनको डिफाइन करना है पेपर में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, सॉलिड है जो उसका डेफिनेट शेप है और उसका डेफिनेट ही वॉल्यूम है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोर्ड, व्हाइट बोर्ड एज एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये सॉलिड है, ठीक है। इसकी शेप जो है, अगर ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो ये रेक्टेंगुलर ही रहने वाला है, ठीक है। जितनी इसकी वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम रहेगी, ठीक है, अनलेस आप इसे तोड़ ना दो किसी चीज से, ठीक है, डस्टर मार के आपने तोड़ दिया तो, ठीक है, दैट इज एक्सेप्शनल। ओके, अगर हम लिक्विड की बात करें बच्चों, तो लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है दैट इज डेफिनेट। ओके, कैसा हमने ये बोला? देखो, अगर आप 1 लीटर वाटर लो एक बॉटल में, ठीक है, तो वॉल्यूम तो उसकी 1 लीटर ही रहेगी, लेकिन अगर आप उसे पॉर कर दो किसी यूटेंसिल में, ठीक है, किसी फ्राई पैन में पॉर कर दो, तो वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। दैट मीन्स जो शेप है वाटर की वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड है, ठीक है, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, जो गैसेस हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू मूव। अगर आप उनको एक रूम में छोड़ दोगे, वो रूम में हर जगह में, हर कोने में फैल जाएंगी, ठीक है, उसकी शेप भी नहीं है, उसकी वॉल्यूम भी नहीं है। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख दो, पेन लिख दो, शुगर क्यूब लिख दो, NaCl सॉल्ट लिख दो, कॉमन सॉल्ट लिख दो। अब देखो, कॉमन सॉल्ट जो है, जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है, वो तो सॉलिड है ना, तो दैट इज कंसिडर्ड अंडर सॉलिड ओनली। ओके, लिक्विड की बात करो, लिक्विड में क्या लिखोगे? वाटर लिख दो, जूसेस लिख दो, जो मर्जी लिख दो। ओके, गैसेस में क्या लिखोगे? ऑक्सीजन लिख दो, हाइड्रोजन लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो, जो मर्जी गैसेस लिख दो। ओके, अब अगर हम अरेंजमेंट की बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, जो सॉलिड होते हैं ना बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक सॉलिड की फिगर बनाएं, ठीक है, ये एटम्स हो गए, ये जो गोल गोल मैं बना रही हूँ, दीज आर एटम्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, इनमें जो स्पेसिंग है बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। वेयर अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में जो अरेंजमेंट है वो इतना टाइट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक एटम पड़ा है, मे बी यहाँ पे पड़ा है, फिर यहाँ पे पड़ा है, तो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग की वजह से तो वो शेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम गैसेस की बात करें, तो गैसेस तो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होती है, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल, और ये कोलाइड करते रहते हैं, वॉल्स के साथ आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा रिजिड है, टाइटली पैक्ड है, और टाइटली पैक्ड की वजह से, टाइटली पैकिंग की वजह से ये मूव नहीं कर सकते एटम्स, ठीक है, अपनी जगह से, लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, एटम्स हमेशा वाइब्रेट करते हैं, सॉलिड्स में वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो ज्यादा उनकी वाइब्रेशन हो जाएगी, यहाँ पे तो वो एक दूसरे को कोलाइड भी करते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिंग है, ठीक है, शेप डेफिनेट नहीं है। ओके, और एक और चीज देखो बच्चों, ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, ये आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। सॉलिड से क्या होता है? लिक्विड बन जाता है, ठीक है, लिक्विड से क्या होता है? गैस बन जाती है। कैसे बनती है? देखो बच्चों, अगर हमने सॉलिड से लिक्विड बनाना है, तो अगर हम हीट कर दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक आइस क्यूब अपने फ्रीजर में से निकाला, ठीक है, और उसे बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर ज्यादा है, ठीक है, तो जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगर हम उसी लिक्विड को, उसी वाले जो लिक्विड बना है आइस का, उसको अगर हम हीट कर दें, तो वो गैस बन जाएगी, इवेपोरेट होनी शुरू हो जाएगी गैस की फॉर्म में। ओके, अगर हम इसी गैस को कूल कर दें, तो वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को अगर हम दोबारा से कूल कर दें, तो वो
सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, देखो गैस से लिक्विड बनाने के लिए हमें प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वो सब हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप इतना समझ लो कि जो तीनों स्टेट्स हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं और उनकी ये जो कंडीशंस हैं वो याद रख लो। ओके ओके बच्चों, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस कर लिया है। अब मैटर को हम केमिकली भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम केमिकली क्लासिफाई करें तो उनकी कंपोजिशन के बेसिस पे हम मैटर को मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस में कैटेगराइज करते हैं। अब देखो मिक्सचर्स क्या हैं, जिनमें 2 या 3 सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, किसी भी रेशो में वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स कंटेन 2 or more substances that are present in any ratio. Okay, any ratio यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मिक्सचर है, अगर उसकी रेशियो डेफिनेट हो जाएगी तो वो कंपाउंड बन जाएगा, वो हम करेंगे डिस्कस। लेकिन मिक्सचर्स में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होने चाहिए और उनकी रेशियो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम मिक्सचर्स की एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, है ना, शुगर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो जो मिक्सचर हैं उसकी भी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, मिक्सचर्स की 2 टाइप्स में हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डिस्कस करेंगे। ओके, होमोजीनियस आपने सुने होंगे ये पहले, होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं बच्चों, उनमें जो ये कंपोनेंट्स हैं, देखो यहाँ पे जो हमने 2 और मोर सब्सटेंसेस हैं, इनको हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट जब प्रेजेंट हो किसी भी रेशो में, वो मिक्सचर हम उसको बोलेंगे। ओके, अगर हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो ये जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, कोई भी सब्सटेंसेस जिसको हमने कंपोनेंट का नाम दिया है, वो कंपोनेंट अच्छी तरह से मिक्स हो, ठीक है, और यूनिफॉर्म सॉल्यूशन क्रिएट हो जाए तो उसे होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, दी components are completely mixed and their composition is uniform throughout. देखो बच्चों, देखो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर की अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन एग्जांपल लें, ठीक है, जब आपने एक वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो आफ्टर डिसॉल्विंग क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा शुगर है और कौन सा वाटर है? नहीं, उनकी कोई लेयर्स नहीं बन रही हैं। ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जो पूरा ही क्लियर सॉल्यूशन होगा। वही बात कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूशन बना है यहाँ पे वो यूनिफॉर्म बना है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लो, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन। ओके, अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो हैं जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेटली विजिबल होंगे। ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अगर हम डिफाइन करें तो वी कैन राइट कि द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये भी लिख सकते हो कि देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स। अब देखो, अगर हम हेट्रोजीनियस की एग्जांपल लें, ओके, शुगर सॉल्यूशन की एग्जांपल लेते हैं। आपने वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शुगर है वो डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी। वो टाइम पे आप देख सकते हो कि शुगर वाले जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और वाटर इज एट टॉप।
ठीक है, दैट मीन्स आपको 2 लेयर्स आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, ठीक है, बीकर में, तो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चों, हम मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल को हमने पूरे चैप्टर में समझना है, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन कर रही है, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मिक्सचर्स में हमने होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कंप्लीट किया है। अब हम प्योर सब्सटेंसेस पे आते हैं। ओके, जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, जैसे मिक्सचर में हमने डिफाइन किया था कि जो रेशियो है वो वेरी कर सकती है, यहाँ पे नहीं होता ऐसा। ओके, सो वी कैन राइट प्योर सब्सटेंसेस are those substances which have fixed composition. ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं। क्यों प्योर सब्सटेंसेस हैं? क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन सेम है। अगर गोल्ड की बात करें उसमें गोल्ड के ही एटम्स प्रेजेंट है, सिल्वर में सिल्वर के एटम्स ही, दिस इज सिल्वर में सिल्वर के एटम प्रेजेंट है, गोल्ड में गोल्ड के एटम्स ही प्रेजेंट है। ओके, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, देखो वाटर क्यों प्योर सब्सटेंस है? ओके, देखते हैं अब हम। देखो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वन इज एलिमेंट, ठीक है, एंड अनदर इज कंपाउंड। अब देखो बच्चों, जो 2 एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक तरह का ही एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ये सारे जो एटम्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, ओके, एलिमेंट्स, one kind of atom is present. ठीक है, एग्जाम्पल हमने की है सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हो गए जिसमें एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम कंपाउंड की एग्जाम्पल करें तो जो कंपाउंड है उसमें क्या होता है, उसमें जो कंपोनेंट है वो 2 और 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो उसकी रेशियो है वो फिक्स्ड रहेगी। मिक्सचर्स में बच्चे देखो, मिक्सचर्स में जब हमने किया था, यहाँ पे हमने बोला था इसमें 2 और 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन किस रेशियो में प्रेजेंट है वो हमें उससे हमें कंसर्न नहीं है, वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन कंपाउंड्स में रेशियो फिक्स होती है। 2 और मोर एटम्स of different element combined in a fixed ratio. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर है, ठीक है, वाटर में हम क्या देखो, वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो वाटर है, वाटर में ऑलवेज 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक ही ऑक्सीजन रहेगा, यही रेशियो रहेगी। जो H2O है वो एक ही सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, इसको हमने प्योर सब्सटेंसेस में रख दिया। अब देखो बच्चों, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो हम फिजिकली उनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन है उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, जो ऑक्सीजन है उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, बट जब वो कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं तो वाटर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, देखो बच्चों, वाटर है, ठीक है, अगर हम वाटर की प्रॉपर्टी देखें तो वो फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर वो कैसे है? देखो बच्चों, जहां पे आग लगी है पानी से हम उसको बुझा सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम, ये तो कंपाउंड की बात होगी, है ना, अगर हम एलिमेंट्स जिनसे ये बना है उनकी बात करें
तो उसमें हाइड्रोजन आएगा। देखो हाइड्रोजन तो बर्न करती है विद पॉप साउंड, ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो तो फायर को वो तो बर्न हो रही है ना, पॉप साउंड भी दे रही है वो। दैट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा कंट्रास्टिंग है। अगर हम ऑक्सीजन की भी बात करें, वो भी सपोर्ट करती है कंबशन को। कंबशन क्या होती थी हमारी, जब हमने हीट किया किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो आग लगती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है, ठीक है। आप एप्लीकेशन से भी इसे समझ सकते हो कि जब हम कोई ब्लैंकेट वगैरह किसी ऐसे मटेरियल पे डाल दे जिसपे आग लगी है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, ठीक है, तो आग नहीं लगती, ठीक है। यहाँ तो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर था, ऑक्सीजन तो सपोर्ट कर रही है कंबशन को, तो दैट मीन्स जब वो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे बहुत ही अलग होती हैं, ठीक है। बच्चों एक बात और, जो कंपाउंड्स हैं इसको भी आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर आपने कैटेगराइज करना है तो आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटेगराइज कर सकते हो। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। देखो, जो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें किसी नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल रॉक्स वगैरह से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फॉर एग्जांपल NaCl वगैरह हो गया, है ना, ये सारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। ओके बच्चों, हमने मैटर की क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन कर ली है। अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जिनको चेक करने के बाद जो सबस्टेंस है उसकी आइडेंटिटी ना चेंज हो और उसकी कंपोजिशन ना चेंज हो। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक सबस्टेंस का ऑर्डर चेक करना है, तो ऑर्डर यानी क्या स्मेल आ रही है उसकी, ऑर्डर चेक करना है उसका, तो उस सबस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। बाय सेंस ऑफ स्मेलिंग हम उसका ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कलर भी हम देख के ही पता कर लेंगे सबस्टेंस का, उसमें भी सबस्टेंस की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, और कंपोजिशन में भी चेंज नहीं आ रहा। दैट मीन्स ऑर्डर और कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी ही आता है। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी आता है, देखो बच्चों, अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करने हैं आइस के, ठीक है, आइस का हमने मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, हमने उसको हीट किया, वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है उसमें हाइड्रोजन 2 पार्ट्स और 1 पार्ट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी, चाहे वो आइस है चाहे वो वाटर है, ठीक है। उसकी फिजिकल स्टेट ही चेंज हुई है। दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और सेम बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी में आएंगे। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, और इसमें जो कंपाउंड है उसकी जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, समटाइम्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम कंबस्टिबिलिटी की एग्जांपल लें या एसिडिटी की एग्जांपल लें, बेसिडिटी की एग्जांपल लें, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस हैं। सो दैट मींस ये दोनों जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आएंगी। ओके, अब देखो बच्चों, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, और अगर हम एग्जांपल लें, मास हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम हमारे क्वेश्चन में गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सो 100 डिग्री सेल्सियस से हमें क्या पता चल रहा है कि ये किसी टेम्परेचर की बात हो रही है ना। हमें कैसे पता चला ये टेम्परेचर की बात हो रही है,
ठीक है। ये जो यूनिट्स हैं डिग्री सेल्सियस, इसको देख के ये टेम्परेचर है, ठीक है। देखो अगर हम डिग्री सेल्सियस को हटा दें, सिर्फ 100 लिख दें, तो 100 की क्या वैल्यू है, हमें क्या पता 100 क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 लीटर ऑफ वाटर है, क्या है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है, और एक उसका यूनिट होता है, ठीक है। अब हम यूनिट से डिस्कस करेंगे, जो हम कॉमनली यूज करते हैं। यूनिट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और देखो आपको इसके और क्या एडवांटेज है, समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट पूरी गिवन है, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता कि जो गिवन है वैल्यू है वो किस चीज की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आप समटाइम्स क्या करते हो, आप उसके यूनिट से पहचानते हो। अगर वो सेल्सियस दिया हुआ है तो टेम्परेचर है, अगर सेकंड्स में है तो टाइम है ना, ऐसे करके आप पहचानते हो। सो यूनिट्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे 7 बेसिक यूनिट्स भी स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया कि एक फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू का होना और उसके यूनिट का होना बहुत जरूरी है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो आप बता सकते हो कि ये टेम्परेचर है, 40 केजी लिखा है तो आप बता सकते हो कि ये वेट की बात हो रही है। ओके, सो यूनिट्स डिस्कस करना बहुत जरूरी है। द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस टू मेजर एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में रखा गया फॉर मेजरिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको यूनिट का नाम दिया। ओके बच्चों, देखो ये जो यूनिट्स हैं ये बेसिक यूनिट्स हैं जो सारे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं, ठीक है। मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके पीछे ये कैसे ये वाले यूनिट्स फंडामेंटल बन गए। देखो बच्चों, सबसे पहले बहुत सारी कंट्रीज ने अपना अपना यूनिट सिस्टम बताया, ठीक है। लेकिन इससे क्या था कि हम अपना जो डेटा है इन फॉर्म्स ऑफ बुक्स और लिटरेचर वो नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि जो सामने वाली कंट्री है जो आपकी बुक्स पढ़ रही है उनको आपके यूनिट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो क्या हुआ, जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस थी उन्होंने एक मीट्रिक सिस्टम बनाया, ठीक है। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने एक मीट्रिक सिस्टम बनाया, ठीक है। ये जो मीट्रिक सिस्टम है इसको इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसको एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। सो अब बहुत ही इजी हो गया, हमने हर एक क्वांटिटी का ऐसा यूनिट डिफाइन कर लिया है। उस बेसिस पे हमने कोई भी न्यूमेरिकल करना है, कुछ भी करना है, हम एसआई यूनिट्स में ही उसका जो डेटा है वो शेयर करेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट्स ही हम यूज करेंगे, ठीक है। और देखो बच्चों, हर क्वांटिटी का ऐसा यूनिट डिफाइन हो गया। अब उन्होंने ऐसे 7 फंडामेंटल यूनिट निकाले जो बेसिक यूनिट थे, ये किसी से डराइव नहीं हो सकते, ठीक है। इनसे बहुत सारे यूनिट्स फर्दर डराइव हो सकते हैं। कैसे डराइव हो सकते हैं वो भी हम करेंगे। पहले हम जो बेसिक यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स में हमारे पास आता है लेंथ। ओके, लेंथ का सिंबल स्मॉल एल रहेगा, मीटर उसके यूनिट्स हैं, ठीक है, और उसका सिंबल है स्मॉल एम। इसकी एग्जांपल होगी 100 मीटर ऑफ रोड। ओके, ये लेंथ होगी। मास स्मॉल एम इज किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम, कोई भी वेट है वो किलोग्राम के एसआई यूनिट्स में हम उसको बताएंगे। ओके, टाइम के लिए स्मॉल टी सिंबल है, सेकेंड उसका यूनिट है एसआई यूनिट यू कैन से, एंड उसका जो सिंबल है वो स्मॉल एस है। टाइम, ओके, टाइम वी हैव डन। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या ओनली टेम्परेचर यू कैन से, टेम्परेचर को हम कैपिटल टी, देखो यहाँ पे आपने थोड़ा गौर देना है, जो टाइम था वो स्मॉल टी, जो टेम्परेचर है वो कैपिटल टी, ठीक है। और जो टेम्परेचर है इसके यूनिट्स हैं केल्विन, ओके। और इसकी जो सिंबल है दैट इज कैपिटल के। करंट आ गया आई का यूनिट आ गया एम्पियर, कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV, कैंडला उसके यूनिट्स आ गए और सिंबल CV। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n, यूनिट्स मोल, और उसका जो सिंबल है MOL, ई नहीं आएगा यहाँ पे। ओके,
ये हैं फंडामेंटल यूनिट्स जिसको हम डेराइव नहीं कर सकते। डेराइव मतलब किसी और यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इनको नहीं बना सकते। ओके बच्चों, अब हम प्रीफिक्स करेंगे। प्रीफिक्स क्या होते हैं एग्जांपल से समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर हमने रूम को डिफाइन करना है तो हम मीटर्स में बताएंगे कि रूम कितनी उसकी लेंथ है। लेकिन अगर हमने पेंसिल बॉक्स को बताना है कितनी लेंथ है उसकी, तो मीटर इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, है ना, तो हम सेंटीमीटर्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटीमीटर है, ये जो आगे सेंटी लगा दिया हमने मीटर के, ये प्रीफिक्स है। ठीक है, ओके। अब हम कुछ ऐसे प्रीफिक्स ही डिस्कस करेंगे। अब देखो ये प्रीफिक्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं। जो मेन प्रीफिक्स है मैंने वही लिखे हैं। ठीक है, 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, 10⁻⁻2 को सेंटी, -3 को मिली, ऐसे ही 10⁻3 को किलो बोलते हैं। ठीक है, 10⁻6 को मेगा बोलते हैं। अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल से समझें, देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है 1 मिलीग्राम ऑफ सम कंपाउंड। ठीक है, लैब में कोई कंपाउंड हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम हमने लिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो बच्चों 2, देखो मिली की क्या पावर है, ठीक है, आपने ग्राम में बताना है। ठीक है, मिली की क्या पावर है, यहाँ पे देख लो, मिली इज 10⁻⁻3, दैट मीन्स 2 into -3, और ग्राम का ग्राम आपने वैसे लिख देना है। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 2 divided by 1000, दैट इज इक्वल्स टू 0.0002। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हम ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल समझें, ओके, आपको कहीं पे गिवन है कि 10 किलोग्राम ऑफ कंपाउंड, 10 किलोग्राम ऑफ एनी एपरेटस। ठीक है, लैब में कोई एपरेटस, कोई भी एपरेटस की अगर हम बात करें 10 kg है, आपको बोला है कि ग्राम में आप कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? 10 को आपने एज इट इज लिख देना है। ठीक है, किलो कितना होता है, ये रहा किलो होता है 10⁻3, तो आपने इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देना है। पीछे ग्राम है तो आपने ग्राम वैसे का वैसे डाल देना है, यानी कि 10,000 ग्राम हो गए। ठीक है, अगर आप कोई और चीज लो, फॉर एग्जाम्पल डेसीमीटर लो आप अगर, ठीक है, ओके, यहां पे अगर हम लिखें डेसीमीटर आपको गिवन है 1 डेसीमीटर, आपको गिवन है, आपने 1 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 1 को एज इट इज लिख दोगे। ये जो डेसी है उसकी वैल्यू क्या है, ये रहा डेसी, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, और ये मीटर वैसे का वैसे। ऐसे आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हो, और यूनिट को आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करोगे जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा है। अभी हम प्रैक्टिस भी करते हैं इस चीज की, उसके बाद हम कुछ डराइव्ड यूनिट और कॉमनली यूज्ड यूनिट्स देखेंगे। ओके बच्चों, अब हम कुछ कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज देखेंगे। सबसे पहले हम मास एंड वेट देखेंगे। देखो बच्चों, मास और वेट, बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। मास एंड वेट इज नॉट सेम इन लैंग्वेज ऑफ साइंस। देखो बच्चों, जो मास होता है वो है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है, बट जो वेट है वो क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट बाय पुल ऑफ ग्रेविटी। अब देखो बच्चों, जो मास है वो सेम रहेगा, ठीक है, आप चाहे मून पे चले जाओ चाहे अर्थ पे रहो, ठीक है, लेकिन जो वेट है वो वेरी करेगा। ठीक है, अगर आप अर्थ पे हो तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी है, वो 9.8 है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होगा। अगर आप मून पे चले जाओ वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल उसका 70 kg वेट है, ठीक है, लेट अस सपोज हमने जो ग्रेविटी है वो वैसे तो 9.8 होती है, ठीक है, लेकिन हमने 10 ले ली, ठीक है, तो दैट मीन्स जो पर्सन है उसका जो मास है वो तो 7 ग्राम ही है, 10 है ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी। ओके,
अगर हम एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट की बात करें, हम अभी देख के आए हैं मास के एसआई यूनिट होते हैं केजी, किलोग्राम, है ना। कॉमनली यूज्ड यूनिट्स, कॉमनली हम किस में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखो बच्चों, इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लेते हैं, माइक्रोग्राम में भी कर लेते हैं, मिलीग्राम में कर लेते हैं, ठीक है। लैब्स में यूजुअली हम इन चीजों का करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये मिलेगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको माइक्रोग्राम और मिलीग्राम देखने को मिलेंगे। माइक्रोग्राम देखो, 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम का ये सिंबल था म्यू, माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 पावर -6 ग्राम। और मिली की अगर बात करें, 1 स्मॉल mg, ये सिंबल था उसका, 1 इंटू 10 पावर -3 ग्राम। मिली की हमने वैल्यू भर दी 10⁻⁻3 और ग्राम हमने वैसे का वैसे लिख दिया। ओके ओके, अगर हम मेजरिंग डिवाइस की बात करें कि हम ये क्वांटिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, एनालिटिकल बैलेंस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वांटिटी इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो, वॉल्यूम के ऐसे यूनिट्स क्या है? ऐसे यूनिट्स हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ और प्रीफिक्स लगा के यूनिट्स दिए होंगे, हमने चेंज करना है और आंसर में हमने ऐसे यूनिट वाला यूनिट, जब जो पूछा है यूनिट वो बताना है, ठीक है। सो ऐसे यूनिट होते हैं वॉल्यूम के मीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब होते हैं। ओके, कॉमनली एक्सप्रेस जिन लीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, जो वॉल्यूम है लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। जब हम लिक्विड की वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, मिलीलीटर में भी एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है और क्यूबिक मिलीमीटर में भी एक्सप्रेस किया जाता है, अकॉर्डिंग टू कि कौन सी वाली जो यूनिट है वो कन्वीनियंट है, ठीक है। अब देखो, जो 1 लीटर होता है हमारा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। ऐसे लिखना है आपने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। जो 1 मिलीलीटर है, 1 स्मॉल m एंड लीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू मिली को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ लीटर। ओके, ये मैं इसलिए लिख रही हूं, मैंने आपको प्रीफिक्स वाला टेबल तो दिया है, हमने कर लिया है वो, लेकिन यहाँ पे आप इसको अप्लाई करना सीख रहे होंगे, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर को पहले तो लिखना सीखते हैं हम। ये हो गया पहले तो सेंटीमीटर, स्मॉल सी एंड एम, क्यूबिक मतलब इसका क्यूब। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अकेला एम का, मीटर का क्यूब करना है, सेंटी का भी यहाँ पे क्यूब है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाला, वैसे आप यहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट में डाल सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है। बट जनरली हम ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज 1 क्यूब इंटू 10⁻⁻² होता है वैसे, है ना, और होता है मीटर, और इस पूरे का क्यूब है, दैट मीन्स 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, ऐसे अगर हम क्यूबिक मिलीमीटर की बात करें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू, ये 3 पावर होल की है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू मिली को कैसे लिखेंगे? 10⁻³ और मीटर और होल का क्यूब है 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ऐसे लिखेंगे हम। ओके, मेजरिंग डिवाइसेस, वॉल्यूम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? देखो, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स होते हैं, उससे हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम को। हमारे पास पिपेट होती है, टाइट्रेशन करोगे आप, टाइट्रेशन में यूज करोगे पिपेट, ठीक है। ब्यूरेट होती है, और हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं, उससे भी हम जो गिवन लिक्विड है उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी को हम
मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं, डेंसिटी को हम एज अ रो, इसका सिंबल होता है ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये डिराइव्ड यूनिट हो गया। ठीक है, मास और वॉल्यूम से हम इसके यूनिट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। ओके बच्चों, एसआई यूनिट्स क्या हैं अब डेंसिटी के। अब देखो मास के एसआई यूनिट लिखेंगे हम, क्या होता है मास के एसआई यूनिट्स, केजी, वॉल्यूम के मीटर क्यूब, दैट मींस एसआई यूनिट हो गए केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्राम पर लीटर। ये इन केस ऑफ सॉलिड्स में डेंसिटी डिफाइन करते हैं, इन केस ऑफ लिक्विड हम ग्राम पर लीटर। ओके ओके, डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फिर डेंसिटी को मेजर कैसे करेंगे, मास को मेजर कर लिया, वॉल्यूम को मेजर कर लिया, हमने डिवाइसेस किए हैं अभी पीछे और दोनों को डिवाइड कर दिए तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो डेंसिटी को टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा तो डेंसिटी वेरी करेगी। क्यों वेरी करेगी, क्योंकि देखो टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होती है। ओके, एग्जांपल से समझते हैं हम। ओके, जब हमने वाटर को हीट किया तो वो गैस में चेंज होती है ना। ओके, जो वाटर है उसकी जो वॉल्यूम है कंपैरेटिवली जो गैस है उससे तो कम है। ठीक है, जो गैस है उसकी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है। ठीक है, अगर गैस की वॉल्यूम ज्यादा है और जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, अगर वॉल्यूम ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, कोई सब्सटेंस गैस में चेंज हो गया है, उसकी वॉल्यूम बढ़ गई है, दैट मीन्स उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गई है, डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत कॉमनली यूज होता है। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कितना जो सब्सटेंस है वो गर्म है या ठंडा है। फॉर एग्जांपल जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका क्या टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप सोचोगे कि इसकी जो एसआई यूनिट है वो सेल्सियस होंगे, बट नहीं, जो टेम्परेचर है उसके जो एसआई यूनिट है दैट आर केल्विन, कैपिटल के से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, कॉमनली एक्सप्रेस यूनिट्स में आप सेल्सियस लिख सकते हो। ठीक है, सेल्सियस। ठीक है, इसको आप डिग्री सेल्सियस लिखते हो या और आप फ़ारेनहाइट लिख सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस स्केल से हम मेजर करते हैं सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट स्केल से मेजर करते हैं। अब देखो बच्चों, हमने बोल दिया कि केल्विन इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला तो होना चाहिए फिर कि अगर हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो हम उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, वो दो फॉर्मूलाज कौन से हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। इससे हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम ये फॉर्मूले में सेल्सियस की वैल्यू फिल कर दें तो हम फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। -32 को इधर ले आओ और मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से, है ना। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। देखो, फ़ारेनहाइट -32 डिग्री इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ठीक है, और अगर हमने केल्विन में चेंज करना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस में जितना टेम्परेचर है वो प्लस 273। वैसे 273.15 होता है, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी हम 273 को ऐड कर सकते हैं और टेम्परेचर हमारा केल्विन में बन जाता है। ओके बच्चों, अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है,
लैब में 0 से 100 की रेंज तक के सेल्सियस स्केल पढ़े हैं। ओके, फ़ारेनहीट जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहीट से स्टार्ट होके 212 डिग्री फ़ारेनहीट पे जाता है। ठीक है, अगर हम केल्विन स्केल की बात करें वो 0 केल्विन से शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो 0 केल्विन है इसको एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। और एब्सोल्यूट 0 -273 डिग्री सेल्सियस को भी बोलते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, अगर आपने 0 को पुट कर दिया यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस इज प्लस 273, तो सेल्सियस इज इक्वल्स टू -273 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। -273 को भी आप एब्सोल्यूट 0 बोलोगे। ओके बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।